आजादी से पूर्व जिसके सामर्थ्य से अंग्रेज थर्राते रहे और आजादी के बाद जिसके व्यक्तित्व का जनता पर पड़े प्रभाव से सत्ताधीश घबराते रहे, जिसने भारत की आजादी के लिए जब एक नारा दिया जय हिंद, तो वो भारत का राष्ट्रीय नारा हो गया। एक युवक जो समृद्ध परिवार में पैदा हुआ, विदेश में शिक्षा ग्रहण की और पहले ही प्रयास में इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण कर ली, मगर अंग्रेजों की गुलामी करने के बजाय वो अंग्रेजों की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने जिंदगी में कभी राजनीति तो नहीं की, मगर इस देश की जनता ने उसे अपना नेता बना लिया। ये कहानी है गुलाम भारत में आई एक क्रांति की। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 में जानकी नाथ बोस के घर में उनके 5वें संतान के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। जानकी नाथ बोस पेशे से वकील थे और उनका परिवार कोलकाता का एक समृद्ध परिवार माना जाता था। नेताजी पढ़ने में बचपन से ही काफी मेधावी थे। वो 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद 15 सितंबर 1919 को इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष ने परीक्षा तो पास कर ली, मगर अंग्रेजों की गुलामी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इंग्लैंड से अपने भाई को पत्र लिखा और कहा कि वो अंग्रेजों की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं। उनके इस फैसले से उनके पिता और भाई ज्यादा खुश तो नहीं हुए, मगर उनकी मां ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि तुम्हारे पिता या घर के बाकी लोग चाहे जो सोचते हो, मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है। उसके बाद सुभाष ने अपना त्याग पत्र दिया और देश वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद नेताजी 20 जुलाई 1921 को मुंबई में महात्मा गांधी से मिले और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम में उनका आगमन हुआ। नेताजी 1927 में साइमन कमीशन वापस जाओ आंदोलन का कोलकाता में नेतृत्व किया। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और विशाल रैली को संबोधित करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब सुभाष जेल में थे तो गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता कर सभी कैदियों को रिहा कर लिया, पर अंग्रेज ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को रिहा करने से मना कर दिया। भगत सिंह को फांसी से न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी और कांग्रेस के तरीकों से काफी नाराज हुए। 1933 से 1936 तक सुभाष की सेहत ठीक न होने की वजह से वो यूरोप में ही रहे। ऑस्ट्रिया में अपने इलाज के दौरान उन्हें एमिली शेकल नाम की एक महिला से प्यार हो गया। दरअसल सुभाष अपनी बीमारी के दौरान एक किताब लिख रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक इंग्लिश टाइपिस्ट की जरूरत थी और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात एमिली से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 1942 में सुभाष ने एमिली से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सुनीता बोस रखा। सुनीता आज भी अपने परिवार से मिलने के लिए कोलकाता आते रहती हैं। यूरोप से लौटने के बाद 1938 में गांधी जी ने सुभाष को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुना, पर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। सुभाष चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध में फंसे इंग्लैंड की कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम तेज कर देना चाहिए, पर गांधी इसके खिलाफ थे और वो सुभाष को अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। 29 अप्रैल 1939 को आखिरकार तंग आकर सुभाष ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष ने कोलकाता में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया, जिससे परेशान होकर अंग्रेजों ने सुभाष को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। मगर 16 जनवरी 1941 को सुभाष ने अंग्रेजों को चकमा देकर पेशावर के रास्ते काबुल पहुंचे। काबुल में 2 महीने रहने के बाद वो रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर से मुलाकात करने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि जर्मनी और हिटलर से उन्हें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, जिसके बाद वो पूर्वी एशिया की तरफ मुड़ गए। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया
और जापान में कैद अंग्रेज भारतीय सेना के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में जमकर युद्ध लड़ा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इसी अस्थायी सरकार को दिया था। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और इस आक्रमण में उन्होंने भारत के कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा भी लिया। मगर कोहिमा का युद्ध 3 महीने चला, जिसमें जापानी फौज को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर अपना एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए जापान से अपनी सहायता लेने और इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इसी भाषण में सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने रूस से मदद लेने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर उनके परिवार का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे रूस में नजरबंद थे। अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मौत से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए? इस घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने 3 कमेटियों का गठन किया, मगर कभी कोई सही निष्कर्ष नहीं मिल पाया। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस कहां लापता हो गए, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। आजाद हिंद फौज के जरिए भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का सपना प्रत्यक्ष रूप से तो पूरा नहीं हो पाया, मगर इसका दूरगामी परिणाम 1946 में नौसेना विद्रोह के रूप में सामने आया। नौसेना विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि भारतीय सेना के बगैर भारत में शासन करना असंभव है और इसके बाद भारत को स्वतंत्र करने के अलावा अंग्रेजों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा।